हेलो एवरीवन, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से, दिल की असीम गहराइयों से एसीएस बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लास्ट लेक्चर बेटा हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था, भूल तो नहीं गए? याद दिला दो। हाँ, याद दिला देता है। फिर यहां हम देख रहे हैं आगे, जैसे ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहे हैं उसके बाद की स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने दे रखी है पोलन ग्रेन की, परागकण की। अगर आप समझ पाओ, एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, अगर तुम समझ पाओ तो पोलन ग्रेन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का परिणाम है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे बेटा। क्या कह रहा है? एज द एंथर मेच्योर, जब एंथर मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, एंड डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब हो गया अब उसके अंदर नमी की कमी हो गई है, उसके परिणाम स्वरूप द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू द पोलन ग्रेन। और ये जो आपने चारों के चारों टेट्राड बनाए थे बच्चे, ये चारों के चारों टेट्राड अब हो जाएंगे सेपरेट्स। ये जो आपने 4 सेल्स का क्लस्टर बना रखा था, ये सेपरेट्स हो गए और ये सेपरेट होकर एक पोलन ग्रेन कहलाएगा। ये एक पोलन ग्रेन है। अब डेवलपिंग पोलन ग्रेन, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को आपने नाम दिया है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि पोलन ग्रेन को एनसीईआरटी क्या कह रहा है? मेल गैमेटोफाइट। अरे पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। द डिजाइन, अब देखो यहां देखने पर एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, आप जब मिलोगे वहां उसमें आपको दिख जाएगा। इसमें कुछ पोलन ग्रेन ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे वैसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ वैसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहा है? द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, shape, color, design seen on the pollen grain from different species are differ। यानी कि प्रत्येक जाति के अंदर उसकी वैरायटी, आर्किटेक्चर, साइज, शेप, डिजाइन, कलर, सभी में पोलन ग्रेन डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं। पोलन ग्रेन का शेप, इसका मतलब ये हो गया एक जैसा नहीं होता, अलग अलग रहने वाला, अलग अलग आपको दिखाई दे रहा। फिर देखिए यहां, जैसे वो वाली लाइन थी, यहां पर आपने कहा जब ये मैच्योर हो गया है तो आपको जो है बेटा सेकंड लेयर देखो, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोस्टीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम नहीं बचने वाली, नो मोर। हम मिडिल लेयर और टेपिटम को नहीं बचा पाए, तो मैं यहां लिख दूं ना बच्चा, यहां जो आपके पास में 2 लेयर है, एक तो मिडल लेयर, मिडल लेयर, और दूसरा अंदर वाली कैपिटम। ये दोनों लेयर परिपक्व, मैच्योर एंथर में एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन मैच्योर एंथर। परिपक्व एंथर के अंदर ये मिडल लेयर और टेपिटम अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखने पर अब हमें वो लाइनें दिखाई दे रही है एनसीईआरटी की, जो कि स्पोरोपोलिनिन अल्फा सेलुलोज, स्पोरोपोलिनिन माफी चाहूंगा, अल्फा सेलुलोज का फाइबर जो था वो यहाँ अरेंजमेंट था। सेकंड लेयर जिसका अपना नाम दिया था एंडोस्टीशियम। देखिएगा अब एनसीईआरटी फिर से एक क्वेश्चन लेके आ रहा है तुम्हारे सामने। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इस पर क्वेश्चन बनता है। आपको स्ट्रक्चर का सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बन गया माइक्रोस्पोर, इसमें आगे चलकर वैक्यूलेशन हुआ जिससे वैक्यूल फॉर्म हो रही है। वैक्यूल होने के बाद में फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बने हैं और पता चला इससे एसिमेट्रिकल 2 अलग अलग शेप साइज की सेल बनी, दोनों का आकार आकृति अलग अलग है। मैं पोलन ग्रेन की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर आगे लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको दिखाई दे रहा है एक है वेजिटेटिव सेल्स जो कि शेप साइज में बड़ी है, एक है छोटी सेल जनरेटिव जो कि शेप साइज में छोटी है। अब ऐसा कह रहे साइंटिस्ट, क्या कह रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है, कैसा कि ऐसा माना जा रहा है वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल्स फ्लोट कर रही है। वेजिटेटिव सेल्स उसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल्स फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कब हो रहा है? जब आप पोलन ग्रेन को डेवलप करने की बात कर रहे हो। आगे मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर इनकी साइज, शेप, ओरिएंटेशन सब डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। बड़े भाई आगे देख विद्यार्थी, आपके सामने है ये एक पोलन ग्रेन, परागकण। अगर मैं इसी पॉइंट को लेकर इधर आऊं, किधर आऊं? देख इधर आऊं। आपसे मैंने कहा था सर्वप्रथम हमारे पास में ये रहा पोलन ग्रेन के लिए टेट्राड,
अभी ये टेट्राड है, ये क्या है बेटा, टेट्राड है। इस टेट्राड में सब के सब ये पोलन ग्रेन है, और ये जो लेयर है ये है कैलोज लेयर। ये कौन सी लेयर है बच्चा, कैलोज लेयर। डिसॉल्व करने का काम बिल्कुल सही, टैपिटम द्वारा सिक्रेट कैलेज एंजाइम। और ये हो गया अलग, हो गया अलग। ये देखो आपने बना दी बच्चा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर इस तरह से। जिस जगह पर, अब देखो मैं कंट्रोवर्सी वाली बात बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी खेल रहा है तुम्हारे साथ। एक आपने पढ़ा था अल्फा सेल्यूलोज, अल्फा सेल्यूलोज, और एक हम पढ़ेंगे यहां पर पैक्टोसेल्यूलोज, जिसको एनसीईआरटी पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज कहता है। सुन मेरे विद्यार्थी, पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में प्यारा सा बढ़िया सा फूट रहा सा डायग्राम बनाते, ये लीजिएगा। इस डायग्राम में बाहर की तरफ आपको कवरिंग मिल दिखाई दे रही, क्योंकि शेप साइज तो अलग अलग है, कलर ओरिएंटेशन अलग अलग है, हम अलग अलग बना लेते हैं। ये लीजिएगा, ये लीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पोलन ग्रेन है। यहां देखने पर आपको दिखाई देगा ये जो पोलन ग्रेन है बेटा, इस जगह पर वहां स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं है। बाकी आपको हर जगह पर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन मिल जाएगा। ये स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन हर जगह मिल रहा है, लेकिन मेरे लाल मेरे काले यहां नहीं दिखाई दे रहा है। इस जगह पर जहां स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं है, यही वो क्षेत्र है, बिल्कुल पीछे वाले विद्यार्थी सही कह रहे हो आप, जम पोर, जम सेल नहीं जम पोर। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। फिर आइए आगे के पॉइंट पे क्या है। जैसे ही इसके अंदर सेल्स की बात की तो आपने कहा कि एक सेल तो बड़ी आकार की, एक सेल छोटे आकार की। जो बड़े आकार वाली सेल्स थी इसे आपने नाम दे देना है जनरेटिव सेल्स। ये कौन सी सेल हो गई बेटा, जनरेटिव सेल्स। और ये कौन सी हो गई, माफी चाहूंगा, देखो देखो देखो, हाँ पीछे वाले बच्चे कह रहे थे, आवाज आ गई मेरे पास। ये हो जाएगी वेजिटेटिव सेल्स और ये कहलाएगी जनरेटिव सेल्स। मानवीय भूल बच्चा, मानव द्वारा होने वाली भूल, मानवीय भूल। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो आकार में बड़ी है, तो मैं क्या कहूं, लार्ज इनर साइज, लार्ज इनर साइज। दूसरा इररेगुलर न्यूक्लियस। तीसरा यहां पर डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब फूड इसके अंदर काफी अच्छी भारी मात्रा में रहने वाला है, आरएनए इसमें ज्यादा रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं जनरेटिव सेल्स की। जनरेटिव सेल्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है, झूठ नहीं बोलेंगे। जनरेटिव सेल्स पहले तो बेटा साइज में स्मॉल है, आकार में छोटी है। ये कैसी थी, आकार में बड़ी हो गई, तो स्मॉल इनर साइज। दूसरा, छोटी होने के साथ साथ इसका रेगुलर न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है बेटा वो बिल्कुल रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियत आकार आकृति में फूट रहा है। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें फूड नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें आरएनए लेस होता है। और मैं यहां कहूं आरएनए ज्यादा होता है तो गलत बात नहीं है। ये जो वेजिटेटिव सेल्स है ये गिव डायरेक्शन टू दी पोलन ट्यूब। आगे जो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देगी वो कौन देगी बेटा, वेजिटेटिव सेल। देखो प्यारा सा पॉइंट लिखते हैं, अलग से लिखते हैं इसको, धाप के बढ़िया वाला, गिव्स डायरेक्शन टू पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, और मैं क्या कहूं साइनर्जिस। देखो पहले एनसीईआरटी ने लिख रखा है पोलन ट्यूब जो एंटर करेगी उसमें आपने जब अपन एग अपरेटस पढ़ेंगे तो वहां एनसीईआरटी में पता ही नहीं चला कब खेल जाएगी, पता नहीं चलेगा बेटा, है पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, हाथों के नीचे पेपर खिसक जाएगा। वहां एनसीईआरटी कहता है पोलन ट्यूब जो एंटर करेगी वो साइनर्जिस लिखा हुआ है,
ना एम्ब्रियोसैक लिखा हुआ है, ना ओव्यूल लिखा हुआ है, ना न्यूसेलस लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है बच्चा मेरा साइनर्जिड्स। जाके एक बार देखिएगा, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, हमें तो पता ही नहीं था, पता चल रहा है। तो गिव डायरेक्शन टू पोलन ट्यूब इनटू द साइनर्जिड्स। ये जो आपकी जर्म सेल्स होती है बच्चा, इसके लिए भी प्यारा प्यारा पॉइंट लिख दो, फॉर्म टू मेल गैमेट, फॉर्म टू मेल गैमेट। समझ चुके हो? अब जो ये आगे चलकर अपने मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दें तो इसी को कहेंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब माइक्रोगैमेट, गैमेट बनने की प्रोसेस को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो गया पोलन ग्रेन। बच गया बीच में हमारा जर्म पोर, प्यारा सा है जर्म पोर, सबका दुलारा जर्म पोर। देखो क्या कह रहा है जर्म पोर, मैं यहां बना लेता हूं ताकि समझने में हमें दिक्कत ना हो। ये जर्म पोर्स का नंबर इसमें 2 है अभी के लिए। ये जो एरिया था इसे आपने नाम दे दिया जर्म पोर, हिंदी मीडियम जनन छिद्र लिख लेते हैं, कोई विद्यार्थी होगा जो समझने, जनन छिद्र जर्म पोर। अब जनन छिद्र जर्म पोर जो होता है वो बड़ा सा प्यारा है। कैसे बेटा? जर्म पोर ये वो रीजन है जहां से पोलन ट्यूब गिव राइज होती है, पोलन ट्यूब गिव राइज फ्रॉम दिस पोर। इसी पोर से पोलन ट्यूब निकल रहा है। आ जाइए, आपने इनकी लेयर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, हम अंदर तक पहुंच गए हैं। बाहर वाली 2 लेयर्स के बारे में मैं समझाता हूं। इधर मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आशा करता हूं उधर का कुछ पॉइंट आपने लिखा होगा, आशा तो करनी पड़ेगी आपसे। पहली जो लेयर थी यहां बाहर की तरफ, उस लेयर का नाम आपने लिखा बच्चा स्पोरोपोलेनिन, जिसको अपन आउटर एक्साइन कहते हैं। तो यहां जो आपको लेयर मिली है ये कहलाएगी एक्साइन। ये क्या कहला रहा है? एक्साइन कहला रहा है। एक्सो का मतलब वैसे ही बाहर होता है, तो एक्साइन लेयर बनी तुम्हारे पास में। एक्साइन पहला ही पहला पॉइंट आउटर मोस्ट है। कैसा है? आउटर मोस्ट है, बाहरी वाला। दूसरा अंदर वाली जो लेयर कहलाई वो कहलाएगा इंटाइन। सेकेंड लेयर कौन सी हो जाएगी? इंटाइन। ये कहलाएगी बच्चा इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली है। ठीक हुआ? आ जाओ एक्साइन इंटाइन को समझते हैं। इधर तेरा ध्यान है कि इधर एक्साइन पहला ही पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बनी होती है बच्चा, बिल्कुल सही का, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मतलब एक्साइन ही हाईली रेजिस्टेंस लेयर, यही तो है जो हाईली रेजिस्टेंस लेयर आ गई, बहुत बहुत ज्यादा रेजिस्ट लेयर हो जाएगी। दूसरा, जिस जगह पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट था उसी को आपने नाम दे दिया बच्चा जर्म पोर, और यहां लिख देंगे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट। यहीं पर क्या है बेटा? स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित नहीं है यहां स्पोरोपोलिनिन, और इसी जगह से आगे क्या निकल रहा था बच्चा? पोलन ट्यूब निकल रही थी। मैं अच्छे से समझा पाया हूं। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे इंटाइन के बारे में। इंटाइन के बारे में पहला पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्यों है बताएंगे भी आपको, क्योंकि ये बना होता है फैक्टोसेलुलोज का। पहला ही पहला पॉइंट है, प्यारा सा पॉइंट था। पहला किसका बना हुआ? ये बना होता है फैक्टोसेलुलोज का, मेड अप ऑफ फैक्टोसेलुलोज। फैक्टोसेलुलोज मैंने आपसे कहा था, याद कर बच्चा, एनसीईआरटी आपके दिमाग से खेलेगा। फैक्टोसेलुलोज, और वहां था, कहां था? एंथर की सेकेंड लेयर में था अल्फा सेल्यूलोज, वहां था अल्फा सेल्यूलोज। एंथर वाली लेयर में लिखते चलो, साथ में बढ़ते चलो। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, एंथर की सेकेंड लेयर में
ये भी सेकेंड लेयर है लेकिन पोलन ग्रेन की है, सेम काम लगभग बराबर है, वो भी डिहेसेंस में काम कर रहा है। ये जो होता है इंटाइन वाला, ये पोलन ट्यूब बनाकर, तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास में, ये क्या करेगा बच्चा, ये कर रहा है फॉर्म पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, पराग नलिका का निर्माण कर रहा है पोलन ट्यूब, क्योंकि पोलन ट्यूब बनेगा तभी तो पोलन ग्रेन आगे पहुंचेगा। और तीसरा बेटा पॉइंट क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी, देखिएगा इंटाइन, जब बात की गई इंटाइन की तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास में, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वो नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब वाटर, ये फूलेगा। सोच के देखो ना भाई, दिमाग लगाओ ना, तुम्हारे पास में दिमाग है। कैसे बेटा, जब ये अंदर ही अंदर जर्म पोर रीजन से यहां से वाटर अंदर एंटर करेगा, यहां से क्या अंदर एंटर करा बेटा, वाटर, जल, नीर, अंबु, तोय, पानी, भू, H2O, ये जब एंटर करेगा तो अंदर वाले एरिया के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उस वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए जिस जगह से जर्म पोर है उस जगह से एक छोटी सी ट्यूब निकलेगी, और ट्यूब निकल रही है, इसी का नाम हो गया पोलन ट्यूब। और इसके आगे की तरफ ये जो आपकी सेल थी वो यहां आकर बैठ जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स। और पीछे की तरफ दो मेल गैमेट बेटा खेला कर देंगे और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगी कौन, जनरेटिव सेल। ये बना दिया दो मेल गैमेट्स, किसने बनाया बच्चा, ये बनाया हमारी जनरेटिव सेल्स ने। ये तो आपने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो हमने सारा यहाँ पूरा का पूरा एक तरह से एनसीईआरटी के पॉइंट को हमने यहाँ एक ही जगह पे लिख दिया है। देखिएगा बड़ा प्यारा सब सारा पोलन ग्रेन के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना था उसको मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। बढ़ो आगे, आ जाइए, बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट। तो यही था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का ही है। जनरली ऑलवेज नो, ऑलवेज माता मुझे तो अभी भी हमने पॉइंट समझा था कि उनका ओरिएंटेशन, साइज, शेप सब अलग अलग रहने वाला है। इट मींस तभी तो वर्ड आया जनरली, जनरली स्फेरिकल रहने वाला है सामान्य रूप से, क्योंकि सबसे बेस्ट जो ओरिएंटेशन होता है, आपने देखा होगा बेटा फिजिक्स में, थोड़ा बता दूं, बायोलॉजी मैंने भी वही फिजिक्स पढ़ी है, 5-5 साल तक ड्रॉप किया हमने भी, ढाप के बढ़िया वाला। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, जितने भी आपकी पानी की पाइपलाइन होती है सब गोल होती है, त्रिकोण नहीं होती है, क्योंकि जो भी गोल चीज होगी उसमें चारों तरफ से जो उस पर फोर्स लगेगा वो इक्वल लगने वाला है। जब ये इक्वल फोर्स लग रहा है तो कहीं एक जगह फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा, जब एक जगह फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा तो बैलेंस ज्यादा रहेगा। यहां पर देखिए प्रेशर लग रहा है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, इसीलिए जनरली स्फेरिकल हो गया। लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है आपको। पोलन ग्रेन, इसमें दो लेयर आती थी, पहली थी एक्साइन, दूसरा इंटाइन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको मैं सारी चीजें पहले बता चुका हूं। आइए रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी का पूरा। देख विद्यार्थी, क्या था पॉइंट नेक्स्ट, आपने कहा एक्साइन, द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। मैंने आपको पहले कहा था हार्ड लेयर है, और हार्ड किसमें है, हाईली रेजिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल अब तक का खोजा गया स्पोरोपोलिन, विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाइन, एसिड बेस किसी भी पीएच में डाल दो इसको, एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिन। अब तक कोई ऐसा एंजाइम मिला ही नहीं हमें, मिला ही नहीं, खोजा ही नहीं, खोजा तो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसको हम डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं मिला, मतलब जब मिला तो हम कह देंगे मिला नहीं, डिग्रेड हुआ ही नहीं। एक्साइन हैज अपरेटर, एक अपरेटर रहता है, अपरेटस रहेगा, जिसे आपने जर्म पोर कहा था, और जर्म पोर जो है बेटा स्पोरोपोलिन एब्सेंट रखता है, ये भी अपन ने पॉइंट कवर किया था। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। देखिए यही वह पेट्रोलियम वाला बात, पोलन ग्रेन हजारों लाखों सालों तक, भाई साहब पेट्रोलियम एक दो दिन का काम नहीं कि आज लकड़ी डाल दी आपने और कल पेट्रोलियम बन जाएगा, ऐसे तो फिर है ना,
सारा अरब देश यही पे बना दो घर के पीछे ही अपना सारा सारा पेट्रोलियम। लाखों साल लगते हैं, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, अंदर की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, तो लाखों सालों के अंदर वो प्रिजर्व्ड फॉर्म में मिलता है। भाई पोलन ग्रेन आप जैसे इसमें ड्रिल करोगे, ड्रिल करते समय इसके ड्रिल के जो आने वाला सब्सटेंसेस होता है, जो मिट्टी होती है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और वहां अगर पोलन ग्रेन मिलते हैं तो सिग्निफिकेंस है कि हम सही जा रहे हैं। देखो पेट्रोलियम ऐसा पदार्थ है तुक्का लगने वाला, यहाँ हो सकता है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है तो वहां पता चल जाता है कि हो सकता है, और उसने पोलन ग्रेन का मिलना सोने पे सुहागा। एक्साइन एग्जिबिट पैटर्न एंड डिजाइन, ये अपना एक्साइन जो है इसी के बेसिस पर ही साइज शेप अलग अलग रहता है। एंटाइन इनर वॉल होती है एंड द कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। बेटा अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सेलुलोज और पैक्टिन, एनसीईआरटी कहना चाहता है पैक्टोसेल्युलोज। देख गलत मत करना, ये पैक्टोसेल्युलोज है। ये कौन सा सेल्युलोज है बेटा? पैक्टोसेल्युलोज है। जबकि मैंने कहा था जो एंडोस्टीशियम होता है, एंडोस्टीशियम, उसमें पाया जाता है अल्फा सेल्युलोज। अरे भाई गड़बड़ तो नहीं, ये एंथर है, एंथर का इंटाइन है, एंथर के इंटाइन में पैक्टोसेल्युलोज, जबकि एंडोस्टीशियम के लेयर के अंदर डिपोजिशन अल्फा सेल्युलोज। दोनों में सेल्युलोज सेल्युलोज, पता ही नहीं चलेगा, घुमा देगा कि एंथर में तो एंथर में अल्फा सेल्युलोज होता है, एंडोस्टीशियम में पैक्टोसेल्युलोज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, घूम जाओगे। है दिमाग, वैसे ही एग्जाम में तो दिमाग कितना अपना चल पाता है, एजिटेशन इतना ज्यादा है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। 5-7 मिनट के लिए ऑल इज वेल बोलो, पेपर को देखो, उसके बाद में आराम से कि भाई मुझे पेपर आ रहा है, मैं कर दूंगा, अपने दिमाग में ऐसी भावना लाओ, तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, रियली देखा है। तो ये अल्फा सेलुलोज और पैक्टोसेलुलोज का पॉइंट था जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट पे। फिर कह रहा है, मैं इस लैंग्वेज को पढ़ता हूं और एक छोटे से पॉइंट से आपको समझाता हूं। A mature pollen grain contain 2 cells, 2 cells आपने कहा था, vegetative cells, bigger abundant food reserve and a large irregular nucleus। अरे पहले ही पढ़ लिया। जनरेटिव सेल्स स्मॉल फ्लोटेड इन साइटोप्लाज्म, ऐसा माना जाता है कि ये जो आपकी जनरेटिव सेल्स है वो वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में तैर रही हो। इट स्पिंडल शेप इसका न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म एंड रेगुलर न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस रहने वाला है बेटा वो रेगुलर था। अब ये एनसीईआरटी का पॉइंट सुनो। ओवर 60% एंजियोस्पर्म शेडेड इन पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज इन दी जनरेटिव सेल्स, और आगे चलकर बन जाएगा 2 मेल गैमेट, वो होता है 3 सेल स्टेज। 60% 2 सेल स्टेज। आजा विद्यार्थी देख एनसीईआरटी की इस लाइन को अच्छे से समझते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए हमारे पास में पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन में आपने कहा एक तो होता है 2 सेल स्टेज, एक होता है 3 सेल स्टेज। तो 2 सेल स्टेज में हमारे पास में 2 सेल कौन कौन सी होती है? तो एक होती है बेटा फर्स्ट सेल तो हो जाएगी वेजिटेटिव सेल्स, दूसरी हो जाएगी जनरेटिव सेल्स। इधर हमारे पास में 3 सेल्स में वेजिटेटिव सेल्स तो ऐसी की ऐसी, और जनरेटिव सेल्स ने बना दिया 2 मेल गैमेट। तो देख 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल्स, टोटल सेल्स कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर यहां पर ये होता है 60% एंजियोस्पर्म में, जबकि ये बचा है फिर पीछे 40% एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब ये है ना, पॉलिनेशन से पहले की बात कर रहा है, बिफोर पॉलिनेशन, और ये कह रहा है बिफोर और आफ्टर, मतलब बाद में। जब वो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, तो इस पॉइंट को रहने देते हैं, तब पहुंच जाएगा, तब वहां पर 3 सेल स्टेज में ये बन जाएगा 2 मेल गैमेट और जो एक वेजिटेटिव सेल्स। अब देखो विद्यार्थी, पोलन ग्रेन पीएमसी, पोलर मदर सेल, देखो पीएमसी पोलर मदर सेल, पोलन मदर सेल, इसी का दूसरा नाम था एमएमसी,
माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसमें हो रहा है बच्चा मियोसिस। इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस। तो यहां बन गया तुम्हारे पास में टेट्राड। यहां क्या बन गया? टेट्राड। 4 सेल्स के क्लस्टर को टेट्राड कहते हैं मियोसिस के थ्रू। सुन मेरा क्वेश्चन, दिमाग में ध्यान रखें। यहां आपके पास में मेल गैमिट बनाया बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स ने बनाया। अब सुनो, जनरेटिव सेल्स ने अगर यहां मेल गैमिट बनाए दो, तो वो किस डिवीजन द्वारा बनाया गया था? ये कौन सा डिवीजन रहा होगा? ये माइटोसिस रहा होगा या रहा होगा मियोसिस? कौन सा डिवीजन है ये आपको बताना है बच्चा। हाँ, आप समझ चुके होंगे। पीछे जो आवाज आ रही है उसके हिसाब से मैं ये कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कब आपको बता रहा हूँ। बच्चे बदमाश होते, बच्चे मन के सच्चे, बच्चा बिल्कुल मन का सच्चा। हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आ जाइए। तो कह रहा है ओवर 60% एंजियोस्पर्म सेडेड देयर पोलन ग्रेन एट 2 सेल्ड स्टेज और इन द ऑर्डर जनरेटिव सेल्स इन डिवाइड। जनरेटिव सेल डिवाइड, फिर से डिवाइड है तो आपने सुन लिया होगा, क्योंकि हमारे पास में पहले से हमने 2n से n कर रखा है। हमने पहले से ही इसमें मियोसिस कर रखा है। कोई भी प्रोसेस इसमें मियोसिस एक ही बार हो, अगली बार जो भी डिवीजन आएगा वो सारे के सारे माइटोसिस के आने वाले हैं। ये एन सेल है, तो यहां से जो 2 मेल गैमेट बने हैं बेटा, ये माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। ये माइटोसिस। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन। अरे काहे कंफ्यूज होते हो? माइटो जब एक सेंटेंस देना होता है तो माइटोटिक डिवीजन, एक वर्ड देना होता था माइटोसिस। जब एक सेंटेंस देना होता था मियोटिक डिवीजन, और अगर एक वर्ड देना तो मियोसिस। दोनों सेम है, ये मतलब माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस, मियोटिक डिवीजन और मियोसिस। अरे बेटा सेम है दोनों, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज ना होना है, ये आपका माइटोसिस और मियोटिक के बीच का डिफरेंस हो गया। आगे बढ़िएगा बच्चा, नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट, आगे पहुंचे तो क्या पोलन ग्रेन, इनका हमारे लिए भी कुछ योगदान है। देखो पोलन ग्रेन का योगदान तो प्लांट के लिए है। प्लांट का पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट है, इसका मतलब मेल के जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, मेल के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, वो वाया पोलन ग्रेन ही ट्रांसफर होंगे। मेल के तो सारे वही करेगा, मेल गैमेट रख रहा है तो पोलन ग्रेन उनके लिए तो बेनिफिशियल है। क्या हमारे लिए, प्लांट के लिए, प्लांट के अलावा हमारे लिए भी बेनिफिशियल है क्या? पहले तो देखो किन किन के लिए क्या है ये। द वायबिलिटी ऑफ पीरियड, पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ेंगे, वापस जाएंगे। वायबिलिटी ऑफ पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन वेरिएबल्स, अलग अलग, कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही उसकी वायबिलिटी कम होगी। ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उसकी उतना ही पोलन ग्रेन की वायबिलिटी बढ़ जाएगी। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सम, जैसे राइस व्हीट हो गया, ओनली एंड ओनली 30 डेज, ईयर, मिनट, 30 मिनट। सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, एनसीईआरटी की प्यारी प्यारी लाइनें। व्हीट राइस के अंदर तो कितना मिनट है बेटा? व्हीट राइस के अंदर तो है 30 मिनट। व्हीट राइस में कितना बेटा? 30 मिनट है। लेकिन जब लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी की बात करते हैं तो ये कुछ मंथ तक हो जाता है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन पर क्वेश्चन डालेगा तुम्हें, झको ही नहीं पड़ेगा, झको नहीं पड़ेगा। दीज आर द रिच। अब पोलन ग्रेन की हमें सिग्निफिकेंस रोल देखना है कि इनमें ऐसा क्या है कि इनको पोलन टैबलेट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? और देखो मैंने पहले भी कहा था बेटा, गुलाब के साथ आपको खुशबू के साथ साथ उसके कांटे भी मिलेंगे। गुलाब तोड़ने जाओगे तो पहले कांटे चुभेंगे ना। जो चीज सरलता से मिल जाती है ना, उसका महत्व जिंदगी में कभी नहीं होता है। सरलता से चीजें अगर कुछ अटम सटम इन द सेंस आपको जुगाड़ लगा के करनी पड़ रही है, भारी मेहनत करके करनी पड़ रही है, उसमें आप उसका महत्व समझ पाओगे। तो रिच इन न्यूट्रिएंट, पोलन टैबलेट्स आर यूज एज अ फूड सप्लीमेंट। अब तो इंडिया में भी होने लग गया है, इनको पोलन टैबलेट को
पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ग्रेन को पोलन टैबलेट के रूप में न्यूट्रिशन के रूप में लिया जाता है। पोलन टैबलेट्स एंड सिरप इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। जो घोड़े दौड़ते ना, घोड़े तगड़क 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 तगड़क, उनके अंदर जो है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और एथलीट जो भागते हैं ना उसेन बोल्ट की तरह, तो ये उनके लिए, मिल्खा सिंह जी की तरह, उनके लिए एथलीट परफॉर्म अच्छा करें उसके इन्हांस करने में काम करता है। अब मान लो आपने पहले ही कह दिया कि भाई इनको तो आप या तो कुछ दिनों से या कुछ महीनों तक रख सकते हो। अरे रुको जरा, सब्र करो, हम इसको कुछ दिनों से भी बढ़ाएंगे, कुछ महीनों से भी। अगर आपको इन पोलन ग्रेन को काफी लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इसको स्टोर कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन -1, 1960 नहीं बेटा, वो 190, ये इधर आ जाएगा ना, समझ रहे हो तुम, -196 डिग्री, इधर लिख लेता हूं, 196 डिग्री सेल्सियस, और वो भी माइनस में, और वो भी डिग्री सेल्सियस में। देखो कहां कहां गलत करवा सकता है एनसीईआरटी। पहला गलत करवाएगा आपको -+ में, दूसरा गलत करवाएगा आपको डिग्री सेल्सियस में। 196 तो याद रह जाता है। पहली गलती करवाएगी माइनस में एनसीईआरटी, दूसरी गलती करवाएगी आपको डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि इसका ऑप्शन आपको पता पहले से, डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री फ़ारेनहाइट दे देगा, केल्विन दे देगा, तो यह डिग्री सेल्सियस है बच्चा, तो यहां डिग्री सेल्सियस होता है। और इस टेक्निक को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहेंगे इसको? क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में हम जर्म प्लाज्मा को स्टोर करते हैं। आप इकोलॉजी में आगे पढ़ोगे बच्चा, लास्ट चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो वहां जर्म प्लाज्मा, जिसकी सेल, जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म सेल्स, एग सेल्स, पोलन ग्रेन, इनको लंबे समय तक स्टोर, दे आर यूज्ड एज अ पोलन बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉप ब्रीडिंग, ब्रीडिंग टेक्निक में ये पोलन ग्रेन काम आ सकते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स लाइक पार्थेनियम। अब देखो मैंने क्या कहा था, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होगी। पोलन ग्रेन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा और हमेशा आपको दुखड़ाई देंगे, सुखड़ाई देंगे, प्यारे प्यारे नहीं, दुख भी देते हैं। दुख कैसे? हमने अमेरिका से, भाई आपके घर पे कोई मेहमान या पड़ोसी मांगने आया है ना, मेहमान है या पड़ोसी मांगने आया है, तो हम भारतीय सभ्यता के अनुसार अपने यहां पर कुछ भी अच्छी चीज होगी, सबसे पहले हम अपने मेहमान को, पड़ोसी को, अगर रोज मांगने नहीं आया, पहली बार आया, तो पड़ोसी को ले भाई, गांव में होता है खट्टी छाछ के लिए आते हैं माता जी हमारे, खट्टी छाछ हमारे रहे ना रहे, मांगने आ गया तो हमारी ये सभ्यता है, भारतीय सभ्यता की सनातन संस्कृति, आया है इसका मतलब खा लिया तो नहीं भेजेंगे, हम भूखे रह जाएंगे भाई, हम नहीं खाएंगे, क्या बात आने वाला। तो हमने तो क्या किया था कि जब भी किसी कंट्री को कुछ भी माल बेचा है, फिर भी दिले हिंदुस्तानी की तरह ऐसा हर बार जब जरूरत होती ना वैसा, भाई मुसीबत में काम आ जाए वही इंसान है, और इंडिया हर समय मुसीबत में काम आया। हमने बेटा अमेरिका से इंपोर्ट किया था व्हीट, गेहूं, क्योंकि हमारे पास में 1970-60 के आसपास में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, उस समय भोजन की कमी थी, तो व्हीट हमने आयात किया। तो उन्होंने क्या किया, जैसा था अंदर कुछ भी था भेज दिया, ऐसे जैसे कोई गायों को दे रहे हो, जानवरों को दे रहे हो, उनके लिए तो वैसे ही थे। तो उन्होंने उसके साथ में एक साथ घास आ गई जिसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कांग्रेस ग्रास, बेटा गलत मतलब नहीं, इसी का नाम कांग्रेस ग्रास, पूरा नाम लो, कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है वो विदेशी घास, इसमें सुनना, कांग्रेस, कांग्रेस का मीनिंग ही विदेशी होता है बेटा, तो कांग्रेस पार्थेनियम ग्रास जो है, कैरेट ग्रास जिसे अपन कहते हैं, ये आ गई साथ में, और इनके कारण कुछ लोगों में एलर्जी और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज होता था। तो इसका मतलब इसके अब सुनो, जो पढ़ चुके हैं टारगेट के एस्पिरेंट्स है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां तक पहुंचो तो क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में। मैं ये पूछ रहा हूं आपको, देखिएगा, पार्थेनियम, पार्थेनियम के कारण हमें एलर्जी हुई, हमें नुकसान हुआ, इससे पार्थेनियम को ना तो फायदा है ना पार्थेनियम को नुकसान है, मतलब इससे बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो एक जाति, एक स्पीसीज, जिसमें एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड है, इस तरह की इंटरएक्शन क्या कहलाती है? कमेंट सेक्शन में यहां पहुंचो तो बता देना कि भाई इस इंटरएक्शन का नाम क्या है। जो भी जवाब देगा उसे मिलने वाले हैं मेरी तरफ से
आगे वाला लेक्चर भाई 10 करोड़ का तो मैं कह नहीं सकता। तो अस्थमा ब्रोंकाइटिस ईटीसी डिजीज कॉज करने के काबिल रहता है पार्थेनियम। और इसके बारे में मैंने आपको पूछा है कि भाई अगर एक जाति जिसको नुकसान हो रहा हो, जैसे ह्यूमन बींग हो जाता है, दूसरी पार्थेनियम जिसको नुकसान ना फायदा कुछ भी नहीं, अनअफेक्टेड, इस तरह की इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में। आगे आ जाइए, आगे है बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।